अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रेशियो को देखेंगे। रेशियो होती क्या है? रेशियो बच्चों ये कंपैरिजन है, एक रिलेशन है कंपैरिजन का टू क्वांटिटीज़ के दरमियान में। अब वो जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं? सेम यूनिट, उनका सेम मतलब जैसे ये कह लें कि हम हाइट्स का कंपैरिजन करते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, तो हम हाइट को देखते हैं, अपने भाई की भी हाइट को देखेंगे और अपनी भी हाइट ही देखेंगे। हम कभी नहीं देखेंगे अच्छा मेरे भाई का वेट ये है और मेरा हाइट ये है, या मेरा वेट ये है मेरे भाई की हाइट ये है। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट, ये है रेशो। रेशोज़ को शो किया जाता है। ये जो कॉलन है इसको रेशो करते हैं और रेशो कहते हैं और दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में होता है। लेट्स सपोज एक क्वांटिटी है और बी हमारी अनदर क्वांटिटी है, तो ए रेशो बी हमारी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में हम रेशो फाइंड करने लगे हैं। और इसको मतलब शो करने की रिप्रेजेंटेशन हम इसकी देख रहे थे। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, दैन हम इसको ए इज़ टू बी इस तरह से भी, इसको पर भी इस तरह से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में अगर रेशो वाले क्वेश्चन और इसमें ये लिखा हो ए इज़ टू बी, तो उसका मतलब ये है ए रेशो बी। इसके अलावा जो ये कॉलन का साइन है ये फ्रैक्शन फॉर्म बना देता है ऐसे ए बी। फर्स्ट वाली हमारी जो एंटीसीडेंट होता है वो नोमिनेटर होता है, जो हमारा कॉन्सिक्वेंट होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। यही चीज़ें ऊपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो हमारा फर्स्ट रेशो का जो फर्स्ट लेटर होता है वो एंटीसीडेंट, दूसरा कॉन्सिक्वेंट होता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी फॉर्म कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये सारा एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रेशो है पार्ट टू पार्ट रेशो और पार्ट टू होल रेशो। पार्ट टू पार्ट रेशो ये होती है जैसे हम एक क्लास में हैं और हम इस पर कहते हैं जी इसमें इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। रेशो कभी भी चीज़ याद रखिए, ये रेशो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। जस्ट लाइक परसेंटेज, जैसे हमारे नंबर आते थे जी 450 आउट ऑफ 500 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हमारे नंबर हमारे 450 आए हैं 500 में से। नंबर ये है, एग्जैक्ट फिगर ये है, लेकिन हम इसको परसेंटेज में कैसे बताते थे? 95%, 90%, मतलब इस तरह से एक एग्जैक्ट फिगर मतलब परसेंटेज फिगर देते थे, लेकिन वो उससे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं थे पता लग रहे होते। तो जस्ट लाइक रेशो भी एक परसेंटेज की तरह ही है हमारा, कि रेशो हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता बट जस्ट लाइक परसेंटेज, उस तरह का इसका कॉन्सेप्ट है। तो वो ये कह रहा है जी पार्ट टू पार्ट रेशो क्या होता है कि हम गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो देख रहे हैं एक क्लास के अंदर। और इसी तरह से पार्ट टू होल में बात करूं तो मैं कह रही हूँ मुझे गर्ल्स की रेशो बताओ, तो वो पार्ट टू होल क्लास होगी हमारी और गर्ल्स का रेशो हम देख रहे हैं गर्ल्स टू क्लास। तो इस तरह से पार्ट टू पार्ट रेशो और पार्ट टू होल रेशो का डिफरेंस यही है कि पार्ट टू पार्ट मतलब गर्ल्स भी इस क्लास का पार्ट हैं और बॉयज़ भी इस क्लास का पार्ट हैं। और अगर मैं कह रही हूँ मुझे गर्ल्स की सिर्फ रेशो बताओ वो गर्ल्स टू क्लास होगी, तो ये पार्ट टू होल रेशो होगी हमारे पास। कंटिन्यूड रेशो, इट्स सो इम्पोर्टेंट एंड सो इजी। कंटिन्यूड रेशो हमारे पास होती है जी कि आपको दो रेशोज गिवन है, ए रेशो बी और बी रेशो सी गिवन है। वो आपसे कहता है कि मुझे ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करो, तब आप क्या करोगे? और उसको कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। और ये बहुत एमसीक्यूज़ में भी बहुत टाइम आ चुका हुआ है, और वैसे भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में चाहे 5 नंबर का CSS में सवाल आया हो तब भी हमें ये करना पड़ जाता है। कंटिन्यू रेशो हमारे पास ये है कि आपको दो रेशोज़ गिवन होती हैं, A टू B और B टू C, और हमें कहा जाता है A टू B टू C फाइंड करें, मतलब A रेशो B रेशो C फाइंड करें। इसमें आपने क्या करना होता है कि आप फर्स्ट वाली रेशो को लिखते हैं A रेशो B, फिर दूसरी वाली रेशो को लिखते हैं B रेशो C, और उनको आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, A को B से, B को B से, B को C से, मतलब ये वाला जिगजैग बनता है मल्टीप्लिकेशन का, और फिर जो आंसर आता है उसको नीचे लिख दिया जाता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने किसको दरमियान में रखना है? यहाँ तो दरमियान वाला जो आपका होगा ये वाला, ये वो नंबर होगा, वो वाला डिजिट होगा जो रिपीट हो रहा होगा। क्या आपने बी को रखना है या सी को रखना है? लेट्स सपोज अगर आपको मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैम उसने बोला ए रेशो बी इसलिए हमने बी को दरमियान में रखा है। अगर वो आपको कह देता है ए रेशो सी रेशो बी बताओ मुझे, तब भी बी ही दरमियान में आप लिखते हैं। वो इसलिए कि देखें ए रेशो बी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे बी रेशो सी बी रिपीट हो रहा है। अगर इन केस वो यहाँ पे ये चीज़ होती, ये मैंने नोट में लिखी भी हुई है साथ यहाँ पे, अगर वो आपको
कह देता ए रेशो बी और सी, ए रेशो सी गिवन है आपको और फिर बी रेशो सी गिवन है, मतलब यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है, तो आपका ए रेशो सी रेशो बी हो जाना था, भले ही उसने आपसे ए रेशो बी रेशो सी पूछा होगा, देन आपकी सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से हो जाना था। ठीक है, तो वो इस तरह से पता चल रहा है कि आपने किसको दरमियान में रखना है, जो रिपीट हो रहा होगा उसको दरमियान में रखते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू रेशो ये तो एक था फॉर्मल, जो मैथमेटिक्स का एक तरीका है जी, ऐसे 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 करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट रेशो आएगी वो ए की होगी, ये बी की रेशो है, ये सी की रेशो है। आफ्टर मतलब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके जो रेशो बनेगी वो ए बी सी रेशो बनेगी। ये तो है ना मैथमेटिक्स का एक लॉजिकल वे। लेकिन जो हमारे वाला वे किधर है? हो ये तो ऊपर नीचे हो गया। ये मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की थी, उसकी वजह से ना मेरा सॉफ्टवेयर ने इसको ऊपर नीचे कर दिया। यार आपको पीडीएफ अच्छी से ही मिलेगी एडिट करके, हालांकि मैंने एडिट करके ही किया था। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए रेशो बी 3:4 और बी रेशो सी है 6:7। वो कहते हैं इसकी कंटिन्यू रेशो फाइंड करें, ए रेशो बी रेशो सी। वो जो लॉजिकल वे था वो तो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। अब जो मेरा अपना तरीका है स्टूडेंट्स को ईजी करने का, वो ये है कि हमें ए रेशो बी रेशो सी गिवन है, हमने ए बी सी फाइंड करना है। मैंने ए बी सी लिखा ऊपर, ए रेशो बी रेशो सी आप ऐसे लिखोगे 3 4, ये ए रेशो बी की वैल्यू लिखी, सी का नहीं उसको छोड़ दिया। सेकंड लाइन में आप 6 और 7, मतलब बी हमें 6 और 7 गिवन है। अब हमने फाइंड करनी है ए रेशो बी रेशो सी। लॉजिकल वे ये था कि आप ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करें। मैं कहती मेरा ये है कि आप साथ वाले से सी के नेबर में बी है, बी से 4 बारो कर लो, और ए के नेबर में बी है, ये बी का मतलब ए का सेकंड वाला जो लाइन है वो वहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे 6 बारो कर लो। 3 6 आर 18, 4 6 आर 24 और 4 7 आर 28। हमने बारो करके उनको जस्ट सीधे सीधे से मल्टीप्लाई कर दो, वो जिगजैग में जाओ ही ना। ये आ गया 18 24 28। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये आंसर तो आ गया हमारे पास, लेकिन अगर रेशो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, उसको जितना सिंप्लीफाई कर दो उतना। अब 18 24 28 एक ही टेबल में आ रहे हैं, जैसे हमने फ्रैक्शन वाले में देखा था ना कि दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। ये तीनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 3 के टेबल से 3 9 आर 8, 2 के टेबल से 2 9 आर 18, 2 12 आर 24 और 2 7 आर 14। अब ये 9 3 के टेबल में आता है, 12 भी 3 के टेबल में आता है, लेकिन 14 3 के टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में 12 और 14 आता है, लेकिन 9 नहीं आता। मतलब ये तीनों डिजिट्स ऐसे हैं, नंबर्स ऐसे हैं जो तीनों एक साथ एक टेबल में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो ये कंटिन्यू रेशो को करने का तरीका ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पार्टनरशिप शेयर प्रॉब्लम्स इन रेशो। CSS में ये बहुत दफ़ा आ चुके हुए हैं, CSS 20 स्पेशल में भी आया हुआ था, आई गेस 2018 में भी आया हुआ था। ये मतलब 2-3 दफ़ा ये वाला पार्टनरशिप शेयर प्रॉब्लम्स आ चुकी हुई हैं। इसके अलावा MCQs में भी मैंने इसको देखा हुआ है, मतलब उसने एक रेशो दी होती है और कहता है जी मतलब उसने फार्मूलाज में जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो उसने हमें बताई होती हैं और हमने वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर निकालना होता है। ये MCQs में भी मैंने देखा हुआ है। पार्टनरशिप या शेयर प्रॉब्लम्स इन रेशो क्या होता है, आपको ये फार्मूला आना चाहिए। ए शेयर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई स्पेसिफिक, मतलब जिसका आप शेयर फाइंड कर रहे हो उसकी जो स्पेसिफिक रेशो गिवन है वो लिखो, और सम ऑफ रेशो, ये जो ग्रीक लेटर है ना, ये इसको समेशन बोलते हैं या सम बोलते हैं, इसको सिग्मा भी कहा जाता है। इसका मतलब है सम, मतलब ऐड करो आपके पास जितने, और जिसके साथ ये आ जाता है ना, जैसे यहाँ ये रेशोज़ के साथ आया है, तो आपके पास जितनी भी रेशोज़ है ना आप उनको ऐड करोगे। ये फार्मूला आपसे ये कह रहा है। एग्जाम्पल है, इफ़ एन अमाउंट ऑफ 120 इज़ डिवाइडेड अमंग ए बी इन द रेशो 1:2 ए विल गेट। वो कहता है आपके पास ए बी की रेशो गिवन है 1 और 2, 1:2, आपके पास टोटल अमाउंट है 120 टोटल वैल्यू, एंड देन बताइए जी ए को कितना मिलेगा।
टोटल वैल्यू हमारे पास 120, ए रेशो बी है 1:2। अब उसने इस तरह से बताई थी ना, ए फर्स्ट पे, फर्स्ट रेशो ए की है, सेकंड बी की है। मैंने एग्जामिनर को बता दिया प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, आपको नंबर मिल जाते हैं 5 के 5। दिस इम्प्लाइज, इस ये जो एरो है इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज। मैथमेटिक्स में दिस इम्प्लाइज को इस एरो से सिम्बॉलिकली डिनोट किया जाता है। एज रेशो 1 है, बीज रेशो 2 है हमारे पास। अब हमें पता है जी हमने ए का शेयर फाइंड करना है, तो ए शेयर का फार्मूला ये है टोटल वैल्यू इनटू एज रेशो डिवाइडेड बाय सिग्मा रेशोज़। अब हमारे पास टोटल वैल्यू भी है 120, एज रेशो भी है 1, लेकिन हमारे पास सिग्मा रेशो नहीं, हमें ये फाइंड करना है। 1 + 2 समेशन ऑफ रेशोज़ 3 आ गया। अब वैल्यूज़ ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट की, जस्ट सिंप्लीफाई किया बटरफ्लाई मेथड से। 3 1 ज़ा 3, 120 को सिंप्लीफाई करेंगे 3 की जगह 3 4 ज़ा 20, तो 40 × 1 आ गया हमारे पास। 40 × 1 करेंगे तो आंसर आएगा 40। ए को कितना शेयर मिलेगा 40। तो ये आपका टास्क है, मुझे कमेंट में बताएं कि बी का शेयर क्या होगा। मिस्टर खान, मिस्टर फुरकान, ये भी CSS में आ चुका हुआ है, ये भी स्पेशल में भी आया हुआ है और आई गेस 16 में आया था, अब मुझे थोड़ा भूल गया, लेकिन ये मुझे पता है 2-3 दफ़ा ये भी आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं मिस्टर खान, मिस्टर फुरकान एंड मिस्टर तौसीफ आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ Rs 18,000। द प्रॉफिट कैन बी शेयर्ड इन रेशो A:B दिस एंड B:C दिस। फाइंड द शेयर्स ऑफ ईच पार्टनर। मैंने आपको ऊपर कंटिन्यूड रेशो वाला कंसेप्ट भी समझा दिया, अभी किया ना हमने कंटिन्यूड रेशो वाला, कि आपको A:B गिवन हो, B:C गिवन हो, तो आपने तीनों की एक साथ रेशो कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद मैंने आपको बच्चे शेयर्स प्रॉब्लम भी समझा दी, उसका फार्मूला यूज़ करना बता दिया कि एक पार्टनरशिप कोई चीज़ हो, कोई चाहे बिजनेसमैन की हो, बिजनेस में हुई हो, किसी भी चीज़ की आपने पार्टनरशिप फाइंड करना है या शेयर्स में फाइंड करना है, देन हाउ कैन यू फाइंड दिस बाय दिस फार्मूला। तो ये दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं, इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पहले कंटिन्यू रेशो अलग समझाया है क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, उसके बाद मैंने आपको शेयर्स वाला प्रॉब्लम अलग से समझाई है ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जो CSS में पूछा गया था वो इस तरह से भी पूछा गया हुआ है, ये CSS का ही बेसिकली क्वेश्चन है कि टोटल वैल्यू आपकी 18,000 है। अब डाटा निकाला मैंने, ये देखिए आपने जब स्टेटमेंट पकड़नी है ना, स्टेटमेंट पढ़नी है तो आपके हाथ में लेड पेंसिल लाजमी हो, ताकि ये जो मैंने भी देखी कैसे उनको मार्क कर लिया अपने डाटा को, आप पढ़ते पढ़ते हाईलाइट कर लें चीज़ों को। अब मैंने टोटल वैल्यू लिखी, डाटा लिखना है, डाटा 18,000। प्रेजेंटेशन भी साथ साथ सीखनी है CSS वालों। डाटा सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं, हमारे पास टोटल वैल्यू है 18,000। अब उसने रेशो हमें A:B:C में दी थी, लेकिन ऊपर उसने बात किया खान साहब, फुरकान भाई और तसीफ साहब की। मैंने इसको बता दिया, पहला नाम उसने लिया है खान का, A फॉर खान, B फॉर फुरकान एंड C फॉर तसीफ। ये अब हमें रेशो गिवन है A:B, B:C, ये आ गया हमारे पास 2:5, 10:6। हमें बेसिकली फाइंड तो शेयर करना है ना, और शेयर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ये वाला, ये फार्मूला है ना शेयर का। अब अगर फार्मूला में देखें, हमें प्रॉफिट तो पता है टोटल वैल्यू 18,000 है, हमें सम ऑफ रेशो नहीं पता, ये भी फाइंड करना है। हमें स्पेसिफिक बंदे की रेशो भी नहीं पता, हमें ये भी फाइंड करनी है। हमें तो रेशो गिवन है A:B में और B:C में। चलो जी, हम आप कहते हैं जी हम A की रेशो 2 ले लेते हैं, C की रेशो 6 ले लेते हैं। आया कि मुझे ये बताएं B की रेशो कौन सी लेनी है। इसलिए हमें B की रेशो फाइंड करने के लिए, स्पेसिफिक एक रेशो फाइंड करने के लिए हमें कंटिन्यूड रेशो का प्रोसेस करना पड़ा। हमें A:B:C फाइंड करना होगा। तो ये हमें क्वेश्चन ने नहीं कहा, बट वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो हमें बताती हैं कि अच्छा हमें ये भी चाहिए, हमें ये करना है। हमें उसने कहा नहीं था कंटिन्यू रेशो फाइंड करो, उसने हमें बोला मेरे शेयर फाइंड करके दो, किस बंदे को कितना शेयर मिलेगा। जब हम शेयर करने पे आए, हमने शेयर का फार्मूला लिखा,
हमें पता चला जी कि हमारे पास तो प्रॉफिट भी है, 18,000 हमने पुट कर लिया, लेकिन जहाँ पे हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करने पे आए हमें तो पता चला कि हमारे पास तो ये है ही नहीं। ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें ये करना पड़ा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, स्टेटमेंट से खेलना सीखें। तो इसकी वजह से हमें ये करने को कहा गया। ज़ाहरी तौर पे उसने सिर्फ शेयर पूछा है, लेकिन अंदरूनी तौर पे और भी बहुत कुछ फाइंड करना पड़ा। जैसे हमें रेशोज़, उसकी कंटिन्यू रेशो फाइंड करनी पड़ी है। हमने कंटिन्यू रेशो फाइंड की है, वो आ गया 20, 50 और 30। सिंप्लीफाई करो, जितना रेशो को सिंप्लीफाई कर सकोगे उतना सिंप्लीफाई करना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही रेशो एक जस्ट लाइक कह रही हूँ, रेशो अनदर नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो 0 0 कट गए तो हमारे पास 2 5 3 रह गया। ए की रेशो 2, बी की रेशो 5 और सी की रेशो 3 आ गई। अब हमें स्पेसिफिक रेशोज़ मिल गई हैं, स्पेसिफिक रेशोज़ भी हमारे पास आ गए। अब हमें चाहिए सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो हमें क्या चाहिए, मतलब रेशोज़ को ऐड करो, वो भी हमारे पास आ गया। अब हम फार्मूला की तरफ दोबारा गए, हमने देखा हमारे पास प्रॉफिट भी है, सम ऑफ रेशो भी है और स्पेसिफिक रेशो भी है। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, हम वैल्यूज पुट करेंगे और अपना कैलकुलेशन करके आंसर लेके आएंगे। मिस्टर हांस शेयर 18,000, एज रेशो 2 आ गया, सम ऑफ रेशो 10 आ गया। सिंप्लीफाई करो, 0 0 से कट गया, 2 और 1800 को मल्टीप्लाई किया, 3600 आंसर आ गया। इसी तरह से हमने मिस्टर फुरकान की रेशो थी, बी का शेयर फाइंड किया, वैल्यूज पुट किए, सिंप्लीफाई किया, 9000। तो सी की भी हमारे पास आ गई 5400 आ गई। तो सी ए बी सी के शेयर भी हमने फाइंड कर लिए। तो बात ख़त्म होती है स्टेटमेंट से कितना अच्छा खेलना आता है आपको और आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो कंसेप्ट इज़ पावर। इनहेरिटेंस प्रॉब्लम, ये भी CSS में आ चुका हुआ है, 2018 CSS स्पेशल, दोनों में ये देखें आपको मिलेगा। और दोनों का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट C या पार्ट B है। फर्स्ट एबिलिटी के पहले क्वेश्चन में ही ये पूछा गया है। इनहेरिटेंस प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास, चूँकि हम पाकिस्तान में और दूसरा मुस्लिम्स भी हैं तो हम अपने इस्लामिक लॉज को ही फॉलो करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि आप इनहेरिटेंस मतलब शेयर इतना ही दूसरे को दें, वो तो आप चलो फॉलो कर लेंगे, लेकिन इन केस अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बताई गई कि आपने किसको कितना शेयर देना है, तो आपको इस्लामिक लॉ पता होने चाहिए, फिर आप इस्लामिक लॉज यूज़ करके अपने शेयर फाइंड कर लेंगे। और ये MCQs भी आ चुके हुए हैं। मुझे याद है MPT 2 में एक MCQs हमें आया था वुमेन पे, ये वाला आया था, ये वाला आया था, इफ़ शी डजंट हैव एनी चिल्ड्रन। उसने पूछा था कि विडो को शेयर दिया जाएगा अगर उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं तो उसको कितना शेयर दिया जाएगा, तो उसका आंसर 1/4 था। इफ़ शी हैज़ चिल्ड्रन 1/8। तो ये आपके MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है इस्लामिक लॉ, तो आपने इसको देखना है। अब एग्जाम्पल है, अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ RS 6,40,000। उसकी जो प्रॉपर्टी है उसने 6,40,000 की प्रॉपर्टी उसने लेफ्ट कर दिया, मतलब खुद अब इस दुनिया में नहीं है। अ डेट ऑफ 40,000 वाज ड्यू टू हिम एंड RS 5,000 स्पेंड ऑन हिज बरियल। उसने बोला जी 40,000 का उसके ऊपर कर्जा और 5,000 उसके कफन दफन पे आया है खर्चा। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन हिज विडो, 1 डॉटर एंड 2 सन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। क्वेश्चन ही हमें कह दिया कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे विडो में, डॉटर में और सन में। एक चीज़ बताते हैं, जिस स्टेप से ये लिखा हुआ है ना, इसी स्टेप से शेयरिंग होती है। मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो बंदा जिस बंदे की प्रॉपर्टी को शेयर किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो उसके ऊपर उस बंदे के ऊपर कर्जा होता है ना, इस्लामिक लॉ हमें जो कहता है उसकी कर्जा जो होता है और उसके कफन दफन पे जो खर्चा आया होता है, सबसे पहले वो माइनस किया जाता है उसकी अमाउंट से, उसकी प्रॉपर्टी से। वो माइनस करके उसके बाद जो शेयरिंग होती है सबसे पहले इसको वीडो को दिया जाता है, देन उसके बच्चों को दिया जाता है। तो ये वो कहते हैं असाइन ऑर्डर भी लिखा हुआ कि किस किस तरह से आपने चलना है। सबसे पहले कफन दफन का खर्चा और कर्जा निकालो उसकी प्रॉपर्टी से, देन उसकी वीडो को दो, देन उसके बच्चों की तरफ मूव करो, खर्चा मिलेगा, शेयर मिलेगा।
डाटा हमने निकाला, टोटल प्रॉपर्टी हमारे पास 6,40,000 है, उसके ऊपर डेट कितना है 40,000 का और उसके एक्सपेंसेस कितने आए हैं 5,000। तो 40,000 और 5,000 को हम 6,40,000 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 5,95,000। अब ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह गई है। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है सबसे पहले हम किसको देंगे, विडो को, विडो का शेयर निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके एक बेटी है, 2 बेटे हैं, इसका मतलब विडो को कितना शेयर मिलेगा 1/8। हम उसका 1/8 पार्ट ऑफ द शेयर निकालेंगे, 1/8 ऑफ 5,95,000 और वो हमारे पास विडो को कितना शेयर मिलेगा 74,375 रुपीज़। 1/8 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो टोटल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास रह गया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 75,375 रुपीज़। ये किसको मिलेंगे, विडो को। अब हमारे पास थे रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई थी 5,95,000। विडो को इस 5,95,000 में से विडो को हमने दे दिए 75,375। अब ये शेयर तो विडो को मिल गया है, इसका मतलब हमें रिमेनिंग जो अमाउंट बच जाएगी इसमें से वो हमने देनी है बेटे और बेटी को। तो हमने 5,95,000 में से 74,375 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,20,625। ये रिमेनिंग अमाउंट बच गई है जो बच्चों में डिवाइड होगी। अब रेशो वाला कॉन्सेप्ट भी शेयर वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाते हैं। हमें ये चीज़ पता है बेटी को अगर एक हिस्सा मिलता है तो बेटे को 2 मिलते हैं। बेटी और बेटे का रेशो बनता है 1:2 का। डॉटर रेशो सन की रेशो ये होती है, ये हम सबको पता है, इस्लामिक लॉ कहते हैं हमें। तो हमने वो रेशो लिखी, सन रेशो 2 मतलब डॉटर 2:1 हमने ये लिखा। उसकी बेटी कितनी थी, एक ही थी, तो 1:1 मतलब 1 ही रहेगा। तो उसके बेटे कितने हैं 2:1 2 4 मतलब अब ये रेशो होगी 4:1। बेटों को डबल मिलता है, बेटी को हाफ मिलता है ना अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो उसकी बेटी एक थी, बेटे 2 थे, डेट्स वाई हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया और बेटी का एक ही था तो वो 1 ही रहेगा। तो अब हमारे पास आ गया 4:1। अभी हमने ऊपर फार्मूला यूज़ किया था ये वाला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास इनहेरिटेंस प्रॉब्लम भी होगी, पार्टनरशिप वाले प्रॉब्लम्स भी हो गई, कंटिन्यू रेशो कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने कर ली। देन हमने हाँ रेशो में हमारा यही था। और ये सारे के सारे CSS का पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन भी आपको CSS में देखने को मिलेगा, ये भी पार्टनरशिप वाला था। देन आपको इनहेरिटेंस प्रॉब्लम जो इस तरह की शेयरिंग प्रॉब्लम है ये भी आपको CSS में देखने को मिलेगी। तो आप प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन सबका सेम है, ऐसे ही होने हैं, बस एग्जामिनर ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की हुई है। अपनी स्टेटमेंट को मतलब मैं बार बार कह ही ये रही हूँ, फोकस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन किया क्या है, तब ही बच्चे आप कर पाएंगे। सॉल्यूशन सबका सेम है, सबका। सिंप्लीफिकेशन तो आपके हर एक की अपनी मर्जी है ना, कैसे आप सिंप्लीफाई करते हो, वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख चुके हुए हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, सॉल्यूशन भी सेम है, बस वैल्यूज़ चेंज होंगी। और बाकी एग्जामिनर वो कहते हैं ना अपनी गुगली फेंकता है, तो वही स्टूडेंट्स पे अपनी गुगली फेंकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं तो आपको क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले ही आएंगे। वो डायरेक्ट आपसे नहीं कहेगा कि उसके ये दिस है दिस डैट दिस दो करके, वो कुछ नहीं डायरेक्ट पूछेगा आपसे, वो आपको घुमा के फिरा के क्वेश्चन देगा। आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि इस स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है। वो डेटा अगर आपने निकाल लिया ना, फिर तो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपने कर लिया, माइंड में आप कर चुके होते, बस उसको पेपर में उतारना होता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसानी लगेगी। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। अगला हमारा है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो हमारा ख़त्म हो गया, आगे है प्रोपोर्शन जो रेशो पे ही डिपेंड करता है। रेशो क्या था, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। प्रोपोर्शन है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज़। प्रोपोर्शन क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज़। और रेशोज़ क्या है, और प्रोपोर्शन को शो करते हैं डबल कॉलन से। जो रेशो था वो सिंगल कॉलन था और किस में चेंज होता था, डिवीजन में। ये जो डबल कॉलन से हमारा प्रोपोर्शन होता है और ये चेंज होता है इक्वल के साइन में।
फोर्थ, थर्ड एंड प्रोपोर्शनल। फोर्थ, थर्ड, प्रोपोर्शनल क्या था हमारे पास इस तरह से होती है ना, प्रोपोर्शन का सिंबल सारा A/B इज इक्वल टू C/D, या प्रोपोर्शनल का साइन बीच में आप कह लें। इसमें D इज़ कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल, C इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल, और B और C, A और B हमारे मीन प्रोपोर्शनल हैं। ए को फर्स्ट भी बोला जाता है, बी और सी हमारे मीन मीन दरमियान वाले होते हैं, हाँ, एक्सट्रीम और मीन, हाँ। डी हमारा थर्ड होता है, सॉरी डी हमारा फोर्थ ही होता है, मतलब ये सही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये एक स्पेसिफिक फार्मूला है, सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा। एक्सट्रीम्स बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। आपने लफ्ज़ों में बता देती हूँ डायरेक्ट क्या और इन्वर्स क्या है। डायरेक्ट होता है अगर आपके पास दो चीज़ें हैं और उनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर दोनों ज़्यादा हो रही हैं तो एक साथ हो रही है, अगर कम हो रही है दोनों एक साथ कम हो रही हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन ये है अगर एक ज़्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही है, मतलब उनके दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। एक दफ़ा लाजमी कर लीजिएगा। ट्रिक, पहले ट्रिक समझाती है, नहीं पहले मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ जो लॉजिकल वे है, ट्रिक मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं ट्रिक समझा दूँ ना आप लोगों को ट्रिक समझ आ जाती है या फिर नहीं समझ आती। पहले औखी चीज़ करते हैं जो लॉजिकल चीज़ है मैथमेटिक्स में, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। अब क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 20 men can construct a housing unit in 60 days, how many men are required to construct the housing unit of the 48 days। उसने बात की है डेज की और मैन की। लेट एक्स बी द डिनोट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैन, हमें मैन चाहिए ना, उसने बोला हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट सच हाउसिंग यूनिट इन 48 डेज, और 20 मैन एक हाउसिंग यूनिट बिल्ड कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 60 डेज़ में। हमने डाटा लिखा मैन और डेज़, 20 मैन कितने डेज़ में करते हैं जी 60 डेज़ में। दूसरा हमने एक्स फाइंड करना है 48 डेज़ में कितने बंदे उसी घर को कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे, ये हमने बताना है। ये चीज़ आपने याद रखें, जिसमें आपको वेरिएबल नज़र आएगा ना एक्स, जिसको मतलब हमने फाइंड करना है, उसका एरो हेड तो हम हमेशा ऊपर लगाएंगे। प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में सारी बात ही आपकी इस एरो वाली की है। अगर आपका ये एरो ठीक लग गया ना आपका सवाल सही हो जाना है, अगर ये एरो ही गलत हो गया ना सारा सवाल गलत हो जाता है। अब बच्चों को मुश्किल ही बस ये लगता है ये एरो, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो लॉजिकल वे है ना वो वाकई ही थोड़ा टफ होता है, जिस लॉजिक से ये लगाया जाता है, लेकिन हम थोड़ा ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, ट्रिक से हमें आसानी हो जाती है, सोच सोच के बना लो कोई ट्रिक भी। तो मैन जिसमें तो आपको वेरिएबल एक्स नज़र आ रहा है वो तो ऊपर गया, एरो है उसका मतलब ऐसे आपने एरो लगा लेना ऊपर, अपवर्ड एरो। ये जो दूसरा एरो है ये डाउनवर्ड कैसे आया, लॉजिक ये है। नॉर्मली जो टीचर्स लॉजिक बताते हैं वो ये होता है कि ये अपवर्ड में जाएगा, और दूसरा ये हमारा डिक्रीज जा रहा है, मतलब 60 ग्रेटर है 48 कम हो रहे हैं, इसलिए डाउनवर्ड एरो हो जाएगा। आपको यही सुनने को मिलेगा, लगा लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह से भी लगा देते हैं, कुछ इस तरह से लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से भी लगा लेते हैं। 48 स्मॉलर है 60 बड़ा, तो इधर अपवर्ड भी, फिर ये कंसेप्ट यूज़ करना तो हम ये वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपवर्ड एरो भी आना चाहिए। फर्स्ट वाला एरो तो लग जाता है, वो आसान होता है, क्योंकि हम उसमें यही देखते हैं जहाँ पे एक्स आया वहाँ उसको अपवर्ड एरो दे दो। हम जल्दी से ये वाला काम कर देते हैं कि उसको अपवर्ड एरो देना है। गलती कहाँ होती है, जब हमने सेकेंड डिजिट को कोई एरो असाइन करना होता है। हमें यही समझा जाता है कि ग्रेटर से लोअर आ रहा है इसलिए ऐसे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना लोअर से अपवर्ड, मतलब ऊपर को वो इंक्रीज़ करा था, हम ये वाला एरो भी तो लगा सकते हैं ना। यहाँ पे मसला आता है और यही पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और वो ट्रिक आपने लिख लेनी है ताकि आपको भूले ना। ट्रिक मैं आपको लफ्ज़ों में बताऊंगी, वो लिखने वाली है, लेकिन उस ट्रिक को बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझानी है, वो समझ लें। लेबर आपने क्वेश्चन में अभी जैसे मैन हम पढ़ के आए हैं क्वेश्चन में, वो लेबर का मतलब यहाँ पे ये है। हम प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में लेबर, टाइम और
प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं। अब उस लेबर के यूनिट कौन कौन से होते हैं? पर्सन, टीचर, वर्कर, मशीन, वुमेन, गर्ल, मैन, बॉय। जैसे अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो उसमें हम मैन को डील कर रहे थे। लेबर तो वही था ना, मतलब काम करने वाला। सिंगल वर्ड में बात करूँ, सब्जेक्ट, जो बंदा काम कर रहा होता है वो हमारा लेबर होता है, चाहे वो मशीन ही क्यों ना हो। टाइम क्या होता है? टाइम के यूनिट्स ये हैं, डेज, वीक, मंथ, ईयर्स, आवर, मिनट्स, सेकंड्स। प्रोडक्ट क्या होती है? सब्जेक्ट से हटके, मतलब लेबर से हटके और टाइम से हटके जो तीसरी चीज़ की बात हो रही होती है वो प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको लेबर के भी यूनिट्स बता दिए हैं, इनको भी याद कर लें। टाइम के भी यूनिट्स बता दिए हैं, इनको भी याद कर लें। इन सब से हटके तीसरी कोई चीज़ बीच में होगी ना तो वो आपकी प्रोडक्ट होगी, आप उसको प्रोडक्ट ही कंसीडर करेंगे। अब ट्रिक क्या है? ये आपने रिलेशंस याद रखने हैं। ये आपको रिलेशंस याद होंगे तभी आप ट्रिक फॉलो कर पाएंगे। मेक श्योर आपको ये पूरे का पूरा पेज फिंगर टिप्स पे आता हो और ख़ास तौर पे ये वाले जो रिलेशंस हैं ये आपको याद होने चाहिए। लेबर एंड टाइम का रिलेशन हमेशा इन्वर्स होता है। अगर आप लेबर को अपवर्ड एरो असाइन कर रहे हो तो आंखें बंद करके टाइम वाले यूनिट को डाउनवर्ड एरो असाइन कर दो, ठीक है। अगर आप लेबर को डाउनवर्ड एरो दे रहे हो तो आंखें बंद करके टाइम को अपवर्ड एरो दे दो। मतलब इनवर्स रिलेशन यही होता है ना, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। ये चीज़ क्लियर रखें, इनका इनवर्स रिलेशन है, इनका एरो कभी भी सेम नहीं होगा, एक का अपवर्ड होगा दूसरे का डाउनवर्ड होगा। लेबर और प्रोडक्ट का रिलेशन हमेशा डायरेक्ट होता है, दोनों का एरो आपको अपवर्ड, सेम एरो आप इनको दो, चाहे अपवर्ड दे दो चाहे डाउनवर्ड दे दो। इसी तरह से लेबर और लेबर का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोडक्ट एंड टाइम का भी डायरेक्ट रिलेशन है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी रिलेशन डायरेक्ट ही होता है और टाइम एंड टाइम का रिलेशन भी इनवर्स है। ये चीज़ है ना, ये वाली टाइम एंड टाइम, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, लेबर एंड लेबर, ये आपको आगे एग्जाम्पल में जाके सही क्लियर होगी। तो ये रिलेशंस याद कर लें, सिर्फ 2 रिलेशंस इनवर्स हैं, बाकी सारे डायरेक्ट हैं, सबके सेम एरो आएंगे। क्वेश्चंस करते हैं। अपना पेन और रजिस्टर निकालो, अब मैं ट्रिक समझाने लगी हूँ, उसका एक एक स्टेप लिख लो। ऊपर वाले रिलेशन भी याद हो गए, यूनिट्स भी याद हो गए। अब ये एरो कैसे लगाना है इसकी ट्रिक देखो, और ट्रिक डिपेंड करती है ऊपर वाले पेज पे जो इससे पहले हमने अभी डिस्कस करके आए ना, रिलेशंस को और उसको यूनिट्स को। हमने जो फाइंड करना है उसको वेरी नेक्स्ट साइड पे लिखना है, वेरी राइट साइड पे लिखना है। मतलब मैन फाइंड करने थे ना, उसको राइट साइड पे मैन लिखा, लेफ्ट साइड पे हमने डेज लिख लिए। ये हमें टोटली डाटा गिवन था डेज और मैन का। हमने मैन फाइंड करने इसलिए एक्स, जिसमें आपको एक्स नज़र आएगा उसको अपवर्ड एरो दो। एरो लगाने की ट्रिक है, इसको तो हमेशा अपवर्ड एरो देना है ना, ये अपवर्ड एरो दे दिया। अब मैन का रिलेशन देखो, डेज के साथ रिलेशन क्या था? मैन क्या है, किसका यूनिट है? लेबर का। डेज किसका यूनिट है? टाइम का। लेबर एंड टाइम का यूनिट क्या, रिलेशन क्या था? इनवर्स रिलेशन है। तो लेबर को एरो आपने कौन सा दी है? अपवर्ड। इनका रिलेशन इनवर्स है तो इसका एरो कौन सा होगा? डाउनवर्ड। तो ये इनका रिलेशन है, एक एरो अगर अपवर्ड है तो दूसरा आपका एरो डाउनवर्ड होगा। तो टेल टू हेड रूल यूज करें, टेल टू हेड। एरो की टेल ये होती है, हेड हमारे पास ये होता है। टेल टू हेड मतलब यहाँ से आपने इस शक्ल में कैसे आना है, x/20 टेल, इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इक्वल के, टेल टू हेड, x/20, टेल x है, हेड हमारा 20 है। फिर इक्वल का साइन, दूसरे एरो की टेल देखो, टेल क्या है? 60, ये 60 लिखा, और हेड क्या है? 48। वो बेशक डाउनवर्ड है पर उस एरो की टेल टू हेड जाओ, ये भी एक आगे हमारा क्या है? फार्मूला। तो अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई करो। हमें तो x चाहिए, 20 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 4 5 are 20 और 4 1 are 4, 4 2 are 8।
12 1s are 12, 12 5s are 60, तो 5 into 5 x इज इक्वल टू 25। आपको 25 मैन रिक्वायर्ड है 48 डेज़ में एक हाउसिंग स्कीम, एक हाउसिंग यूनिट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड ये होता है कि आपको एक, जैसे अभी हमने अलजबरा में एक एग्जांपल की थी, मारिया बॉट 10 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स एंड ईच प्रोडक्ट की जो प्राइस थी $2 थी। हमें 1 यूनिट की पता थी, हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 नोटबुक्स की फाइंड कर ली थी, फिर 25 से मल्टीप्लाई करके 5 पेन की हमने फाइंड कर ली थी। तो ये वो यूनिटरी मेथड है। आप इसी सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रपोर्शन में तो मैं मोस्टली यही रेफर करती हूँ, ये आसान होता है। आगे वो कह रहा है 70 men can complete a wall of 150 मीटर लेंथ इन 12 days। डेज क्या आ गया? टाइम। मैन क्या है? लेबर। और टाइम से हट के तीसरी बात हो रही है वॉल की लेंथ की, तो ये क्या है? प्रोडक्ट। लेबर और टाइम से हट के तीसरी चीज़ बीच में आ जाए तो वो प्रोडक्ट ही है। वो कह रहा है हाउ मैनी मैन रिक्वायर्ड है, एक्स कैन कंप्लीट अ वॉल लेंथ ऑफ 600 मीटर और इन 30 डेज। जो फाइंड करना है उसको वेरी राइट साइड पे लिखा मैन, वॉल और डेज। बाद में उसने वॉल की बात की थी, फिर उसने डेज की बात की है। मैंने वो ट्रिक दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ। जो फाइंड करना है उसको वेरी राइट साइड पे लिखा, डाटा पुट किया, एक्स जिसमें लिखा हुआ है उसको तो अपवर्ड एरो दे दो आंखें बंद करके। अब मैन क्या है? लेबर। वॉल ये लेबर है, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है? टाइम। ये तो डाटा कंप्लीट है। वॉल और डेज का आपस में कोई रिलेशन नहीं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, ये आपस में बस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैन का रिलेशन देखो वॉल के साथ क्या है, हमने एरो मैन जिसमें एक्स है ना उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा एरो बाकियों के साथ। लेबर का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है, तो मतलब जो मैन का एरो है वही इसको दे दो, मतलब सेम एरो दो, इसका भी अपवर्ड चला गया। फिर देखो लेबर का टाइम के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स है तो मतलब लेबर का एरो अपवर्ड है, तो इसका कौन सा होना चाहिए? डाउनवर्ड। अब रूल लगाओ टेल टू हेड, x/70 टेल टू हेड, ये टेल आ गई, टू हेड, x/70 इक्वल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ आप वो वाली लिखेंगे अमाउंट जो जिसमें x हो, x/70। इक्वल के बाद आप डेज और वॉल वाला लिखोगे, इनके दरमियान में कोई रिलेशन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ये मल्टीप्लाई का साइन वो आ गया। अब टेल टू हेड रूल हम यूज़ कर रहे हैं। वॉल की टेल क्या है? 600, हेड क्या है? 150, टेल टू हेड हम गए। डेज की टेल क्या है? 12, हेड क्या है? 30, टेल टू हेड गए हम। सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 112 मैन आर रिक्वायर्ड। ये वाली 18 लाइन लाजमी लिखते हैं, इसके भी एक नंबर होता है, 0.5 का 1 नंबर इसका भी होता है। और ये वाली जो 18 लाइन इतनी मुश्किल नहीं है, आप क्वेश्चंस की स्टेटमेंट से ही निकाल सकते हैं। 112 मैन आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है 30 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज इन 6 आवर्स। ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम का यूनिट है, ये भी टाइम का यूनिट है। ये क्या है? लेबर। इन हाउ मैनी डेज, डेज हमने फाइंड करने हैं। ये है हमारा x। 45 मैन विल बी द सेम रोड बाय 7 आवर्स, वर्किंग बाय 7 आवर्स। ये भी टाइम है। हमने डेज फाइंड करने हैं, डेज बाय डेज हमने कहाँ लिखे? वेरी राइट साइड पे डेज, उसके बाद मैन, देन आवर्स। हमने डाटा पुट किया, 56 डेज में 30 मैन काम करते हैं 6 आवर्स, और x डेज में 45 मैन काम करेंगे 7 आवर्स। तो हमें कितने डेज लगेंगे? अब डेज क्या है? टाइम। मैन क्या है? लेबर। आवर्स क्या है? टाइम। टाइम का लेबर के साथ क्या मतलब ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई, जिसमें एक्स है उसको हमेशा अपवर्ड एरो देना है। अब टाइम का लेबर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन में कौन सा एरो आएगा? डाउनवर्ड।
ट्रिक यही कहती है ना, आंखें बंद करके लगाना है। ये नहीं देखना वो कौन इंक्रीज़ हो रहा है कौन डिक्रीज़ हो रहा है, बस ट्रिक यूज़ करनी है। आंखें बंद करके आपने उसको डाउनवर्ड एरो दे देना है, क्योंकि टाइम और लेबर का रिलेशन क्या है, इनवर्स। अगर टाइम का एरो हेड ऊपर को जा रहा है, अपवर्ड है, तो लेबर का क्या होगा, डाउनवर्ड। इनवर्स है ना, तो सेम एरो तो हम दे ही नहीं सकते उसको। फिर हम देखेंगे टाइम का टाइम के साथ रिलेशन क्या है। टाइम का टाइम के साथ रिलेशन भी इनवर्स है। अगर आपको याद है तो आप उनको देख लें, नहीं याद तो देख लें, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद कर लीजिएगा पेपर से पहले। इनवर्स रिलेशन, तो एरो क्या आएगा, इसका भी डाउनवर्ड। एरो लगा लिए। अब टेल टू हेड रूल यूज़ करो, टेल टू हेड। टेल टू हेड एक्स, टेल क्या है एक्स, हेड क्या है 56। टेल टू हेड 56 इज इक्वल टू, मैन और आवर्स के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं, तो मतलब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। टेल टू हेड के मैन की टेल क्या है 30, हेड क्या है 45, 30 45 मल्टीप्लाई, कोई रिलेशन नहीं। टेल टू हेड से आवर्स की टेल क्या है 6 और हेड क्या है 7, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा जी 32। 18 लाइन नीचे लिख दो, 32 डेज आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर अ रोड। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर, कारपेट की बात हो रही है, उसकी कितनी 8 मीटर और 3 मीटर वाइड इज, मतलब यहाँ पर लेंथ मिस है। 8 मीटर उसकी लेंथ है, उसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, और इसकी प्राइस क्या है 6288। वो कहता है व्हाट विल बी द प्राइस, प्राइस फाइंड करें। एक्स क्या है, प्राइस फाइंड करें। और 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड जो कारपेट है, हमने पहले डाटा लिखा, लॉन्ग आ गया 8, वाइड आ गया 3, प्राइस उसकी ये कि हमें 8 बाय मतलब 8 लंबा होगा लॉन्ग, और वाइड उसकी चौड़ाई कितनी होगी 3, उसकी प्राइस कितनी है 6288। वो कह रहा है अगर आप 12 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर वाइड कारपेट लेते हो तो मुझे उसकी प्राइस बताओ। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ये लेबर टाइम है, लेबर और टाइम का कोई भी यूनिट इस्तेमाल हुआ है बीच में, नहीं। तो ऑल क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स। लेंथ भी प्रोडक्ट है, वाइड भी प्रोडक्ट है, प्राइस भी प्रोडक्ट है, किसकी, कारपेट की। यहाँ पे तो कहीं भी लेंथ कह रही हूँ, हमें टाइम का यूनिट नज़र नहीं आ रहा, और ना ही हमें उसका यूनिट नज़र आ रहा है मैन का, लेबर का। तो ये सारे मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई थी वहाँ पे पेज पे कि अदर देन लेबर एंड टाइम ऑल आर प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। तो जिसमें एक्स नज़र आ रहा है उसको अपवर्ड एरो दो, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन डायरेक्ट, तो सेम एरो दे दिया इसको। प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट का रिलेशन एरो सेम आएगा, डायरेक्ट है। टेल टू हेड रूल यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। क्लियर है। अब बड़े मज़े की चीज़ होने लगी है, इतना भी रट्टा ज़रूरी नहीं होता। अब मैं देखती हूँ आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है या रट्टा लगाया है। 1440 मैन हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज। ये CSS का क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ। और ये CSS का क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था, क्लास 8 PTB पर मैथमेटिक्स की PTB निकालो, उसका चैप्टर 8 या 9 है। चैप्टर 8 है तो एक्सरसाइज 9 है, या चैप्टर 9 है तो एक्सरसाइज 8 है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर गया, लेकिन ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स की बुक से ये क्वेश्चन लिया गया और ये CSS में आ चुका हुआ है। हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप सो डैट द सेम फूड इज सफिशिएंट 40 डेज। वो कह रहा है हाउ मैनी मैन, हमने मैन फाइंड करने हैं, एक्स फाइंड करना है, मैन मे लीव the camp so that the same food is sufficient for 40 days when ratio is increased by 1:1/2। उसने हिंट भी दी हुई थी, मतलब 1 इसने ना मिक्स फ्रैक्शन दी थी, वो इंक्रीज क्या कर रहा है, फूड की रेशियो जो फूड है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकंड क्या है 3/2, मतलब उसने ये मिक्सर फ्रैक्शन को सॉल्व किया हुआ है। ये हिंट भी उसने दी, मतलब आप ये 1 और 1 3/2 लो, इस चीज़ को छोड़ दो। जो चीज़ मैंने देखनी है वो ये है कि मुझे ये बताओ मैन फूड और डेज मैंने लिखा। मैन हमारे पास क्या है, लेबर। फूड हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। डेज हमारे पास क्या है, टाइम। जिसमें एक्स है वो एरो तो हमने अपवर्ड लगा दिया। लेबर और टाइम का रिलेशन क्या है, इनवर्स। इसको तो हमें डाउनवर्ड ही देना था, ये है ना।
लेबर और प्रोडक्ट का रिलेशन तो अपवर्ड मतलब डायरेक्ट है, यहाँ तो हमारा अपवर्ड एरो आना चाहिए, लेकिन मैंने इसको इन्वर्स क्यों दिया? यहाँ तो हमारा अपवर्ड एरो आना चाहिए था ना। ये सोचने वाली चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है या रट्टा लगाया आपने? स्टेटमेंट समझना इतना ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट इज़ पावर, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना इतना ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ पे भी ट्रिक हम फॉलो कर रहे हैं जैसे हम पीछे करते आए हैं। यहाँ पे भी हमने ट्रिक ही तो फॉलो किया ना, मैन और डेज का रिलेशन लगा के। लेकिन प्रोडक्ट और लेबर का तो रिलेशन डायरेक्ट था, सेम एरो आना चाहिए था। यहाँ पे डाउनवर्ड क्यों आया है? सोचें सोचें सोचें, अच्छे से सोचें, क्योंकि रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर करना है। स्टेटमेंट समझना इतना ज़रूरी है कि डाउनवर्ड एरो क्यों आया है। तो बच्चे ये देखें, उसने क्वेश्चन में एक कीवर्ड दिया था लीव। फूड इंक्रीज कर रहा है, जब बंदे छोड़ के जा रहे हैं तो खाना बचेगा ना। फूड इंक्रीज हो रहा है, मैन डिक्रीज हो रहे हैं, मैन छोड़ के जा रहे हैं, फूड इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैन और फूड का रिलेशन इनवर्स हो गया था। वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो 100% ठीक है, कोई क्वेश्चन उससे गलत नहीं हुआ। लेकिन वो किस सिचुएशंस में, जहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट्स के दरमियान, चीज़ों के दरमियान, टाइम के दरमियान, लेबर के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बताया क्वेश्चन ने। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इधर हमें रिलेशन उसने खुद बताया था। यहाँ पे उसने लेबर का और प्रोडक्ट का रिलेशन खुद बताया था इस लीव वाले कीवर्ड से और इस इंक्रीज वाले कीवर्ड से। टाइम का और लेबर का रिलेशन नहीं था बताया उसने। हमने यहाँ पे फिर टाइम और लेबर के लिए ट्रिक यूज़ कर ली अपनी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेबर मैन, टाइम मतलब लेबर मैन और प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे क्या था, फूड। वो रिलेशन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन ने बताया था कि इनवर्स रिलेशन है, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई हमने फूड को डाउनवर्ड एरो दिया था। तो बच्चों रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट इज पावर, और स्टेटमेंट को समझना सीखें, उसके कीवर्ड निकालना सीखें। ये जो लेड पेंसिल होती है ना, लेड, रेड नहीं कह रही मैं, लेड कच्ची पेंसिल हाथ में पकड़ के रखें ऐसे ऐसे। ये जैसे मैं ये गांध डाल दी ना ऊपर, इसको ये करना है आपने भी। कीवर्ड्स निकालो, डाटा उधर ही डिफाइन कर लो। तो बाकी सोल्यूशन तो देखो, सारी बात ही स्टेटमेंट की थी और एरो लगाने की थी। अब आप सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन कुछ नहीं है, टेल टू हेड वही रूल लगाया है, वैसे ही सारा प्रोसेस किया जैसे हम पीछे 5 क्वेश्चंस में करते आए हैं। सोल्यूशन किया और आंसर आ गया 768 मैन। हमें मैन चाहिए नहीं, लीव करके जाएंगे कैंप को। लास्ट पे यही, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम योर कंफर्ट। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सो ब्रेक योर कंफर्ट जोन, सक्सेस विल योर ड्रीम। सक्सेस आप अचीव कर जाएंगे। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम योर कंफर्ट। तो इस क्वेश्चन पे ये बहुत अच्छी कोटेशन फिट बैठ रही थी कि अपना कंफर्ट जोन तोड़िए, रट्टा ना लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अल्लाह हाफिज़।